नमस्कार दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा, हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा, फिर हमने रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा, फिर हमने रमन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा, सब कुछ डिटेल में, ठीक है ना। अब हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। आज से हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, बिल्कुल काफ़ी डिटेल में इसको किया जाएगा। फिर फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वगैरह ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग करेंगे, सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, नहीं तो हो सकता है कि ये कंटेंट में बीच में ही रोक दूँ, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारे पास, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब निकलेगा हमारे पास? जब ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन किसके बीच में होगा? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में ट्रांजिशन होगा। जो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उस डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, उनके बीच में क्या होगा? ट्रांजिशंस होगा। तो वहाँ से जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगी वो कंप्राइज करेंगी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अराइज फ्रॉम ट्रांजिशंस इन विच द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस। समझ में आई बात? तो हम इसको एक डायग्राम के मदद से समझ सकते हैं। ये मैंने आपको ध्यान हो यदि, तो मैंने जब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो जब मैंने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ाया था तो तब भी इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो मैं आज फिर से कर रहा हूँ, ध्यान रखना। देखो, ई नोड हो गया मेरे पास एक ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। E1 एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, E2 एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, E3 क्या? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। जो रेड है ना, रेड को ध्यान देखो, ये जो पिंकिश सा नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। तो आप यदि देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ये पहली, फिर उसके बाद ये देखो कितना गैप, फिर उसके बाद देखो कितना गैप है, फिर देखो गैप कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में ना गैप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये बात आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच का जो गैप है वो क्या है? कम है, धीरे धीरे कम हो रहा है जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आई बात? पहली तो बात है। दूसरा, अब देखो दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में, देखो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ये और एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ये, दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में होता है वाइब्रेशनल स्टेट। फिर उस वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में क्या होता है? रोटेशनल स्टेट्स। अब देखो ये हमारे पास एक ब्लैक रंग, ब्लैक देखो, ब्लैक है एक, तो ब्लैक ये हो गया वी नोड, V1 V2 V3, ये क्या है? वाइब्रेशनल स्टेट्स। अब यदि गौर से देखो, वी नोड और V1 के बीच में गैप देखा, फिर देखो V2 के बीच, फिर V3, धीरे धीरे गैप क्या हो रहा है? कम। तो यानी ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो गई और हमारे पास वाइब्रेशनल स्टेट्स हो गई। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है ना, हमारे पास वाइब्रेशनल स्टेट हो गई, ठीक है ना। तो इनके बीच का जो गैप डिक्रीजेज, क्या हो गया? गैप डिक्रीजेज, ठीक है ना, एज क्वांटम नंबर इंक्रीजेज। अब जैसे जैसे रोटेशनल क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो इनके बीच का गैप क्या हो रहा है? कम। अब बात देखो, दो वाइब्रेशनल स्टेट्स देखो, एक वाइब्रेशनल स्टेट्स या एक वाइब्रेशनल स्टेट देखो या, तो इन दो वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच अब क्या लाई कर रहा है? रोटेशनल स्टेट्स। देखो रोटेशनल स्टेट को हम J से लिखते हैं, J0 J1 J2 J3। लेकिन यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इनके बीच का गैप क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल स्टेट्स में गैप क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये बात आप ध्यान रखना। ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। तो अब देखो, मैंने ना इफ सिर्फ E1 और E नोड के बीच में, मतलब दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में वाइब्रेशनल और रोटेशनल क्वांटम नंबर बनाए हैं। अब देखो यहाँ पर भी तो वाइब्रेशनल स्टेट्स होंगे और उनके बीच में क्या होंगे? रोटेशनल स्टेट्स। तो अब गौर से देखो, मान लो यहाँ एक V0 से ए ट्रांजिशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, और जो ये स्टेट है मान लो V=1 है, ठीक है ना। लेकिन ये वाली वाइब्रेशनल स्टेट्स और ये वाली वाइब्रेशनल स्टेट बिलोंग करती है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को। समझ में आया मैंने क्या कहा? भाई ये एक अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है,
ये एक अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, लेकिन ट्रांजिशन हुआ किसके बीच में? वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में। अब मान लो J1 से ट्रांजिशन हो जाता है इधर जाके J2 में, लेकिन जो J2 है ना, जो J2 है वो तो अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का है। तो ध्यान से समझ लो, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। रोटेशनल स्टेट्स, वाइब्रेशनल स्टेट्स, ठीक है ना, में ट्रांजिशन हो रहा है, वो किसकी वजह से? उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर accompanied बाय वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी चेंजेस। वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी चेंजेस में बदलाव हो रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में भी बदलाव हो रहा है, यदि वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में जा रहे हैं। समझ में आई बात मैंने क्या कहा? ठीक है ना। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, जो दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो तो स्वाभाविक सी बात सबसे ज़्यादा। फिर दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में क्या होती है? वाइब्रेशनल स्टेट। फिर दो वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में क्या होती है? रोटेशनल स्टेट्स। तो ये हमारे पास ऑर्डर होता है डिफरेंसेस का। तो डेल ई जो होता है रफली 10⁻³ डेल ई वाइब्रेशनल। और यदि देखो रोटेशनल स्टेट्स इतनी छोटी होती है, यदि उसमें मैं 10⁻6 की मल्टीप्लाई करूँ तब जाकर हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मिलेगी। समझ में आया मैं क्या कहा? तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है ना, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है, काफ़ी इंट्रिकेट होता है वो। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं? बैंड मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखो वो बैंड किसकी वजह से मिलते हैं? वाइब्रेशन की वजह से मिलते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोर्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्स स्ट्रक्चर। समझ में आया? देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में यदि चेंज आ रहा है और वो किसकी वजह से हो? वाइब्रेशंस की वजह से आ रहा हो, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रहे हैं दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में, तो हमें जो बैंड मिलेगा वो उसको हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर। इसको इसलिए क्यों? कोर्स क्या होता है? एक जैसे मान लो मैंने कि ये यहाँ पर बॉक्स बनाया, ठीक है, ये एक ऊपरी ढांचा हो गया। अब मैं इसके अंदर यदि जाऊँ तो मुझे छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स मिल रहे हैं मान लो, तो उनको मैं क्या कहूँगा? फाइन स्ट्रक्चर कहूँगा। और इस पूरे ढांचे को क्या कहूँगा? कोर्स स्ट्रक्चर कहूँगा। समझ में आया? इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बैंड में क्या होता है? कोर्स स्ट्रक्चर तो वाइब्रेशन की वजह से मिलता है, और जब हम हाईली रिजोल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, जो रिजोल्व करके देखता है, तो हमें इन बैंड्स के बीच में क्या मिलती है? कि ये बैंड्स बहुत सारी छोटी छोटी लाइन से मिलके बने हुए हैं। उस छोटी छोटी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? फाइन, बहुत ज़्यादा फाइन है, फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइन स्ट्रक्चर। और ये किसकी वजह से आती है? रोटेशनल ट्रांजिशंस की वजह से आती है। समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखना। तो जो रोटेशनल एनर्जी चेंज प्रोड्यूसेज रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर, while vibrational energy change produce vibrational coarse structure in electronic spectra, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है वो विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा किस रीजन में लाई करता है? माइक्रोवेव रीजन में, है ना, मैंने बताया था। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इंफ्रारेड रीजन में। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होता है विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है, या हम सिंपली कह सकते हैं ऑप्टिकल रीजन में लाई करता है, ठीक है। समझ में आई बात? दूसरा, द स्पेक्ट्रल बैंड्स एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू फॉर्म हेड्स। अब इसका जो बैंड होता है ना उसमें हेड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। अब ये हेड फॉर्मेशन क्या है उसको समझते हैं, ठीक है ना। दूसरा फिर ये कह रहा है एंड ऑफन आर शिफ्टेड टूवर्ड्स आइदर द वॉयलेट और रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब इसका क्या मतलब है? देखो ये मेरे पास सपोज बैंड मिला है ना, बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन्स है, उससे ही तो मिलके बैंड बनता है। यदि स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का गैप धीरे धीरे क्या हो रहा? कम हो रहा। मान लो वेवलेंथ बढ़ रही है और धीरे धीरे क्या हो रहा है? इनके बीच का गैप कम। तो धीरे धीरे जैसे वेवलेंथ्स के स्पेक्ट्रल लाइन्स के बीच का जो गैप है कम होगा तो बहुत पास हो जाएंगी। तो ऐसा लगेगा जैसे इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई हेड फॉर्म हो गया, सिर फॉर्म हो गया यहाँ पे,
ठीक है ना। अब देखो वेवलेंथ बढ़ रही है तो यहाँ पे ये हेड का फॉर्मेशन हो गया तो इसको बोलेंगे रेड एंड। यदि ऐसा हो कि कम वेवलेंथ की तरफ जाने पे हेड का फॉर्मेशन हो रहा हो तो बोलेंगे वोयलेट एंड। ऐसा भी हो सकता है कि हेड का फॉर्मेशन ना हो, मान लो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या जा रही हो, दूर दूर जा रही हो, है ना। ये होगी पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, देखो दूर दूर स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है तो इस केस में ना बहुत दूर दूर आ रही हो तो यहाँ पे हेड नहीं बना है ना, हेड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में हेड फॉर्मेशन होता है जो वोयलेट या रेड एंड पे हमें मिल सकता है। दूसरी बात हम पढ़े ऑल मोलिक्यूल्स गिव इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी मोलिक्यूल होते हैं ना सारे के सारे मोलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था जो हमारे पास होमोन्यूक्लियर मोलिक्यूल होते हैं H2, N2, O2, वो ना तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं ना वो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। क्यों नहीं देते हैं ये होमोन्यूक्लियर? क्योंकि इनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। समझ में आई बात। तो फिर ये क्या देंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देंगे क्योंकि इनमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल मूवमेंट चेंज होता है। वो क्यों होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल मूवमेंट? जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में चेंजेस आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में चेंज आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा। समझ में आया। अब यदि देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के एक 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 एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में यदि चेंज आ रहा है तो डाइपोल मूवमेंट इंस्टेंटेनियसली बदलेगा। फिर बाद में क्या हो जाएगा, एक मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो जो इंस्टेंटेनियस चेंज होता है ना ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है। हर मॉलिक्यूल शो करेगा, हर एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो बात करते हैं बोर ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन की। देखो कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल होता है ना तो बोर ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन में बोन ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, उसकी टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आती है, उस मॉलिक्यूल की सारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जोड़ दो, वाइब्रेशनल एनर्जी जोड़ दो, रोटेशनल एनर्जी जोड़ दो। समझ में आई बात। अब इसमें एक और एनर्जी हमारे पास होती है ट्रांजिशनल एनर्जी। अब मॉलिक्यूल के पास ट्रांजिशनल एनर्जी भी तो हो सकती है, लेकिन ट्रांजिशनल एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड नहीं होती, तो इसलिए हम उसको नहीं लेते। तो बोन ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको कराया। तो बोन ओपनहेमर में हम क्या करते हैं ना, इंडिविजुअल एनर्जीज को ट्रीट करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल एनर्जी विल नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल विल नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। इनके द्वारा कोई क्रॉस टर्म नहीं होगी। क्या नहीं होगी, क्रॉस टर्म नहीं होगी। तो बोन ओपनहेमर ने ये अप्रोक्सीमेटली इसको एज्यूम किया था कि हम हर एनर्जी को इंडिपेंडेंटली प्लस कर देंगे तो मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब देखो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हमने ऊपर देखा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में क्या होता है, रोटेशनल चेंजेस भी आते हैं, वाइब्रेशनल चेंजेस भी आते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी तो तीनों को जोड़कर ही हमें मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल को हमने जोड़ दिया तो जी हम इसको जूल में लिखते हैं, ठीक है ना। यदि वेव नंबर की टर्म्स में लिखना हो तो देखो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को वेव नंबर की टर्म्स में हम टी लिखते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी को जी से लिखते हैं, ये हम जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। और रोटेशनल को हम क्या लिखते हैं, एफ से। ये सेंटीमीटर इन्वर्स में आएगा हमारे पास। कोई डाउट है, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यदि चेंज की बात करें ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो चेंज क्या होगा, टोटल एनर्जी हमारे पास बट डेल ई प्लस डेल ई वी और डेल ई आर जूल। समझ में आएगी बात। इलेक्ट्रॉनिक में चेंज, रोटेशनल में चेंज और वाइब्रेशनल में, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल चेंज आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कितना है। समझ में आए बात, ठीक है ना। अब दो अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चेंजेस, ये मैं ऊपर भी आपको बताया था, ये फिर से मैं रिपीट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे बड़ा तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ही होती है, उसके अंदर क्या होती है, वाइब्रेशनल स्टेट, फिर उसके अंदर क्या होती है, रोटेशनल स्टेट। आप देख सकते हो रोटेशनल स्टेट में 10⁶ की मल्टीप्लाई करेंगे तब चेंज आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, और वाइब्रेशनल में 10⁻³ की मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हमारे पास आएगी। समझ में आई बात। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है।
लास्ट हमारे पास है आज का टॉपिक। अब देखो, जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है ना, उसका खुद का पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ठीक है ना। और द फॉर्म ऑफ सच कर्व्स में बी कम्प्लीटली अनरिलेटेड, और हर एक का ना जो कर्व होता है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल का एक दूसरे से अनरिलेटेड होता है। ये नहीं कि हर एक का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम सेम होगा हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है, यदि आपको ध्यान हो, ऊपर मैंने ना स्ट्रेट लाइन से आपको सिंपली बता दिया था, लेकिन रियलिटी में ये होता है। ये मेरे पास क्या इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन हो गया है ना। अब अभी ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये वाला, ये क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड क्या, स्टेट कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। अब ये ब्लू देख रहे हो ना, ये वाइब्रेशनल स्टेट्स। देखो ये क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। अब इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ये देख रहे हो ना, ये क्या है हमारे पास, रोटेशनल लेवल्स हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व से भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं इसमें आप ट्रांजिशन देख सकते हो। देखो ये जो रेड से ट्रांजिशन दिखा है, तो ये क्या है, एक वाइब्रेशनल स्टेट, और ये क्या है, एक वाइब्रेशनल स्टेट। तो ये रेड वाला देख रहे हो, तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इंफ्रारेड में हो गया, ठीक है ना। अब दो वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में देख रहे हो ना छोटे छोटे ब्लैक लाइंस, ये क्या है, रोटेशनल ट्रांजिशन है, जो माइक्रोवेव रीजन में हो गया, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला, ये छोटे, ये पूरा क्या है, एक ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ये पूरा क्या है, एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है ना। तो इसमें ट्रांजिशन हुआ, ऊपर चला गया, ये हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो ऑप्टिकल या अल्ट्रावायलेट रीजन या विजिबल रीजन में हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंड का, कोजेस क्या क्या कारण है, ठीक है ना। फिर फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल वगैरह पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। नमस्कार।